Good morning students. Today I am going to explain algebra of matrices which is chapter number 3 from NCERT. आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स क्या चीज़ है हमारे पास. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन. मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. मैट्रिक्स अ सेट ऑफ m into n numbers, real or complex, arranged in the form of ordered set containing ordered set of m rows, each containing n numbers is called m into n matrix, and read as m by n मैट्रिक्स. तो ये डेफिनेशन हमारे पास है. सेट की फॉर्म में होता है ये m इंटू एन एलिमेंट जिसके पास होते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, बट ये दिस टॉपिक इज़ नॉट इन आवर सिलेबस. कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो केस है हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन ये हमारे पास नहीं है. हम लोगों को सिर्फ रियल नंबर पे डील करना है, रियल नंबर्स की ही बात हम लोग करेंगे. तो ये एक सेट होता है मैट्रिक्स, या एरे कह सकते हैं. एरे मतलब अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट. हम लोग इसको अरेंज करते हैं, ठीक है. जैसे इसका हम लोग बात करते हैं, एलिमेंट्स का नाम देते हैं एलिमेंट्स, और एक और नाम यूज होता है एंट्री. जो मैंने यहां ऊपर बताया ये m इंटू एन, ये जो m इंटू एन प्रोडक्ट बताइए, ईच ऑफ m इंटू एन नंबर इज कॉल्ड एलिमेंट और एंट्री. तो जितने भी ये m इंटू एन एलिमेंट आते हैं हमारे पास, इनकी प्रोडक्ट जो आती है, जो भी जितने भी नंबर्स आते हैं, इन सारों को हम लोग एलिमेंट या एंट्री बोलते हैं. ये हमारे पास इस तरीके से बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन. ऑफ अ मैट्रिक्स. तो जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात है, हमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे करना है. कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. कैपिटल ए कैपिटल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे. ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे पास. इस तरीके से हम लोग इसको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पे ऐसे रिटर्न में लिखा होता है बाहर m बाई n, इसको बोलते हैं हम लोग. यहाँ पे ए आई जे जो है, ए आई जे जो ए आई जे बीच में लिखा हुआ है, ये जो मेरे पास ए आई जे है, ये है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. वेयर आई, ये जो आई है यहाँ पे, ये जो आई है फर्स्ट सफिक्स जिसको बोलते हैं, आई जो है वो रो की पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, और जो जे है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. अब रो और कॉलम के बारे में बात करते हैं. जो रो है ना हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारे पास है मैट्रिक्स के अंदर, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हमारे पास रो रिप्रेजेंट करती हैं. जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर 1 है, इसको हम R1 बोल सकते हैं, रो 1. हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन नंबर 2, इसको रो 2 बोल सकते हैं, रो 3 बोल सकते हैं. तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन विल रिप्रेजेंट रोज एंड वर्टिकल लाइंस विल रिप्रेजेंट कॉलम. वर्टिकल लाइन जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगी. जैसे ये फर्स्ट कॉलम है तो C1 लिख सकते हैं, सेकंड कॉलम है C2 लिख सकते हैं, थर्ड कॉलम है C3 एंड सो ऑन. इस तरीके से हम लोगों की ये मैट्रिक्स बनती है. हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेंगी, वर्टिकल लाइंस विल रिप्रेजेंट कॉलम. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन विल रिप्रेजेंट रो 1, सेकंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे पास रो 2 एंड सो ऑन हम लोग लिख सकते हैं. ऐसे ही सिमिलरली वर्टिकल लाइन जो है हमारे पास वो कॉलम रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये हमारे पास
जो है, जो आई यहाँ पे मैं बोल रहा था आप लोगों को, आई जो है वो रो की पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा और जे जो है वो कॉलम की पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास। जैसे सपोज मेरे को अगर 2 into 3 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स अगर लिखना है, तो ये m जो है यहाँ पर m और n ऊपर बताया था मैंने आप लोगों को, ये जो m है यहाँ पे अगेन इट विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एंड दिस n will represent number of columns. So if we want to write 2/3 मैट्रिक्स, अगर 2/3 का मैट्रिक्स लिखना है तो मुझे यहां से क्लियर है कि मेरे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और मेरे पास 3 वर्टिकल लाइन है। ठीक है, यानी मेरे पास टोटल 6 एलिमेंट हैं। इनकी प्रोडक्ट जो होगी ना, अगर इनकी हम बात करते हैं, अगर मैं इनकी प्रोडक्ट कर दूं 6, तो ये हमारे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देने वाला है। इट मीन्स इस मैट्रिक्स के पास जो 2/3 ऑर्डर का है, इसके पास टोटल 6 एलिमेंट हमारे पास होंगे। यहां पे हम लोग इसके नाम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट मेरे पास यहां पे बनेंगे टोटल। अब नाम लिखना है तो ये मेरे पास फर्स्ट रो है, बोला था आई रो के लिए होगा और जे जो होगा वो कॉलम के लिए होगा। Suppose this element is in first row and in first column, so name of this element is 1 1। फर्स्ट 1 जो पहले वाला 1 है वो रो के लिए है और जो दूसरे वाला 1 है वो कॉलम के लिए है हमारे पास। नेक्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग एक और मैट्रिक्स लिखना चाहें, सपोज हमें अब 3/3 का एक मैट्रिक्स लिखना है, तो प्रोडक्ट इज 9, तो टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट होने वाले हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, टोटल 9 एलिमेंट्स। इसका नाम लिखेंगे, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसका नाम हो जाएगा A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, second row first column, this is second row first column, second row second column, second row third column, third row first column, third row second column, third row third column. Now next type of matrix. First type is rectangular matrix. एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, रेक्टेंगल मतलब वो चीज़ होती है जहाँ पे लेंथ जो होती है वो ब्रेथ के इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पर भी, इसमें भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if you will check, you will find that the order of this matrix is 2/3। 2 हॉरिजॉन्टल रोज हैं इसके पास, 3 वर्टिकल रोज हैं इसके पास, तो 2 हॉरिजॉन्टल रोज 3 वर्टिकल रोज, ऑर्डर इज 2/3 एंड m is not equal to n, m is not equal to n, that is why this matrix is rectangular matrix. Now my second example is square matrix। इसका भी नाम से हमारे पास क्लियर है, नाम से इसका भी हमारे को क्लियर होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज होंगे वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 ये एग्जाम्पल है। अगर आप लोग चेक करते हैं तो 2 इसके पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 2 इसके पास वर्टिकल रोज हैं, इसका ऑर्डर 2/2 का है, m जो है वो n के इक्वल है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। थर्ड टाइप है हमारे पास इसी में ही रो मैट्रिक्स। इसका नाम से ही क्लियर है, रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है
जिसके पास एक रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, अगर आप लोग चेक करें, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और 4 इसके पास हमारे पास वर्टिकल लाइन है। तो जो इसका ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1/4, और हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इसके पास एक ही रो है। और भी एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे ABC, इसका ऑर्डर 1/3 का है, एक रो है इसके पास और इसके पास 3 कॉलम है हमारे पास। तो रो मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होगी, रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास एक रो होगी, कॉलम्स के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉलम्स कितने भी हो सकती हैं इसके पास। नेक्स्ट मेरे पास केस है कॉलम मैट्रिक्स। अगेन इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, इसके पास एक कॉलम होगा, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कॉलम के लिए है, रोज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल XYZ, अगर आप लोग ये चेक करते हैं इस मैट्रिक्स को, तो आप लोग ये पाएंगे कि इसके पास 3 हॉरिजॉन्टल रोज हैं लेकिन एक ही वर्टिकल रो है। तो जो इसका ऑर्डर बनेगा, ध्यान रखना हमने पहले हमेशा रो ही लिखना होता है यहाँ पे, M×N का जो ऑर्डर हम लिखते हैं, M/N का जो ऑर्डर हम लिखते हैं, उसमें पहले वाला एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करता है, हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो 3 है, ये 3 मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, एक मेरे पास ये वर्टिकल लाइन है, इसीलिए इसका ऑर्डर 3/1 है। एक कॉलम की वजह से इसका नाम कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूं, बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल हैं, जैसे ये एक और एग्जांपल है। अगर आप लोग चेक करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि इसके पास 1 2 3 4 5 तो इसके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और एक इसके पास ये वर्टिकल लाइन है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 5/1 का, 5/1। तो इसके पास एक कॉलम होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल से पहले मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि डायगोनल किसको कहते हैं मैट्रिक्स में। जो डायगोनल है वो क्या चीज होती है, जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये एग्जांपल मैंने लिया है डायगोनल मैट्रिक्स बताने के लिए। तो अगर आप लोग यहां पे देखते हैं, इस लाइन को आप लोग चेक करो, इस लाइन को, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का पता कैसे लगेगा, अगर आप लोग चेक करते हैं, डायगोनल बोलते हैं इसको, डायगोनल बोलते हैं हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स अलग आगे आएगा, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। ये अपने पास जो है प्रिंसिपल डायगोनल भी हम उसको बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चीज दिखती है, अगर आप इस एलिमेंट को चेक करते हैं तो इसका नाम A11 है, 1 I और J को चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये 1 है, I और J हमारा सेम है। यहाँ पे चेक करते हो तो ये A22 है, I और J फिर सेम है हमारे पास यहाँ पे, और ये A33 है, I और J यहाँ पर फिर सेम है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे I और J, एक ऐसी लाइन जिसके अलोंग I और J सेम होते हैं, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। एक एग्जांपल मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें तो मैंने बता दिया कि मेरे पास जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो ये वाला होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल होगा। अब यहाँ पे मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जगह पे एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर डायगोनल को चेक करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मुझे कोई फिक्स डायगोनल दिखता नहीं है, कोई फिक्स डायगोनल दिखता नहीं है। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है कि जो जहाँ जिन एलिमेंट्स के लिए वो एक लाइन जिसके अलोंग I और J, जो I और J हैं हमारे पास, AIJ वाला I और J, जो इसमें I और J होते हैं ये वाले दोनों, अगर ये सेम है उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, फिफ्थ टाइप है मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी प्रॉपर्टी रहेगी जैसा मैंने अभी यहाँ पे बताया है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ये तो अब हम समझ चुके हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो ये एक ऐसा इस टाइप का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये मेरे पास
अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ये मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल है जो 1 2 3 है, ठीक है। इसकी क्या पहचान होगी कि यहाँ पे इस केस में जो ए आई जे है वो 0 होगा फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। जो भी एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट के लिए आई और जे इक्वल नहीं है, वो सारे एलिमेंट यहाँ पे 0 होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी पोजीशन चेक करते हो, देखो ये A11 है, इसका नाम हमारे पास, ये नॉन जीरो एलिमेंट है। ये A12 है, 1 2 1 आई और जे सेम नहीं है, 0 है। 1 3 आई और जे सेम नहीं है, 0 है। 2 1 2 और 1 सेम नहीं है, 0 है। 2 3 0 है। 3 1 3 2। तो जहाँ पर भी आई और जे अलग अलग होंगे वहाँ पे 0 होगा, और बाकी कुछ ना कुछ होंगे। इनमें से भी एक आधा 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आई और जे, हमारे आई और जे जहाँ इक्वल नहीं है उनको कंपल्सरी 0 होना ज़रूरी है, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसका मीनिंग सेम रहेगा हमारे पास, ठीक है। अगर कहीं पे ये ऐसे लिखा हुआ है डायगोनल ABCD ऐसे लिख के दिया हुआ है हमारे को, तो इसका मतलब है A 0 0 0 0 B 0 0 0 0 C 0 0 0 0 D, ठीक है। ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप मेरे पास है 6th, ये है स्केलर मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। इसमें AIJ जो होता है वो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे के लिए तो 0 होता है जैसा इसमें होता है, लेकिन अगर i इक्वल टू जे हो जाए तो ये कोई कांस्टेंट होता है सेम। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे सेम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो जैसे ये 3 3 3, बाकी सारे एलिमेंट 0, ठीक है। तो इसके लिए भी कंडीशन वही आ जाएगी, क्योंकि ये इसी टाइप का है डायगोनल। इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं। फर्क ये होगा कि यहाँ पे सारे एलिमेंट हमारे पास सेम हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही ये है तो इसके लिए भी वो सेम कंडीशन होगी कि इसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। एक और है इसी जैसा ही हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूनिट मैट्रिक्स। इसका एक और नाम भी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी एक हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स टाइप का ही है हमारे पास यहाँ पे भी। ये भी, इसमें क्या है कि जो AIJ एलिमेंट होगा मेरे पास, सेम आई नॉट इक्वल टू जे जहाँ पे भी होगा वो 0 होगा, लेकिन अगर i इक्वल टू जे होगा तो ये 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे अगर एग्जाम्पल लिखना है 1 0 0 1, इसका नाम भी है, इसको हम I2 बोलते हैं या सिंपल I बोल सकते हैं। सिंपल I भी बोल सकते हैं और I2 भी हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं 1 0 0 1। एक और एग्जांपल है हमारे पास I3 का, I3 बोलो या सिंपल I भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास एग्जांपल है। इसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 8th टाइप है। ये NCERT में नहीं है, इसका यूज़ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे एक टाइप दी हुई जस्ट आप लोगों को बताने के लिए, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 2 टाइप से है हमारे पास, 2 टाइप्स की होती हैं। पहले मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इनके एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जैसे अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना है तो ये मेरे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट होंगे, इसके लिए जितने भी नीचे के एलिमेंट होंगे, जहां पे i जो होगा j से बड़ा होगा, कह सकते हैं हम लोग, जो भी i j से, जहां पे जिनके लिए i j से बड़ा होगा। जैसे इसका नाम A21 है, 2 1 से बड़ा है। इसका नाम 3 1 है, 3 1 से बड़ा है। इसका नाम 3 2 है, 3 2 से बड़ा है। तो जितने भी एलिमेंट हमारे जिसके लिए i j से बड़ा होगा वो 0 होंगे, और ऊपर वाले एलिमेंट हमारे कुछ भी हो सकते हैं। ऊपर भी 0 हो सकते हैं, बट नीचे तो सारे 0 होने कंपलसरी हैं। ऊपर एक आधा 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरे पास लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है।
उसके बाद अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो ये इसका उल्टा है। जैसे ये अपने पास 1 2 3 एक प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, ये इसका उल्टा है। इसमें यहाँ पे ये वाले जो एलिमेंट होंगे वो कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन ऊपर वाले एलिमेंट जहाँ i j से छोटा है, जैसे इसका नाम A12 है, इसका नाम A13 है, इसका नाम A23 है, i j से छोटा है, वो सारे जीरो होंगे। अपर ट्रायंगुलर में ये ऊपर ट्रायंगल बनती है, याद रखने के लिए आप लोग इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर में ये नीचे मैट्रिक्स बनती है। ठीक है, इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका यूज हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट 9th है हमारे पास कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिसेस, सिंपल डेफिनेशन है कि दो मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल कहेंगे अगर उन दोनों का ऑर्डर हमारा सेम है, तब हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि हमारे पास दो जो मैट्रिक्स ए और बी हैं, अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, ऑर्डर इसका m/n है, और एक बी मैट्रिक्स है, ये बी आई जे है, और अगर इसका ऑर्डर भी m/n है, अगर ये दोनों के ऑर्डर सेम हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंपेरेबल, हम इसकी तुलना हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, एक और केस है हमारे पास, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में हमारे पास जैसे दो मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है 1 2 3 4। पहली बात, दोनों के दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स होने चाहिए, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और अगर बीच में इक्वल का निशान है, इक्वल का साइन बीच में लगा हुआ है, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ये जो ए होगा वो 1 के इक्वल आएगा, जो बी जो होगा वो 2 के इक्वल आएगा, सी होगा वो 3 होगा, और डी होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो हम इनको बोलेंगे कि ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। इसमें एक बात नोट में ध्यान रखनी है कि मेरे पास अगर ये सिचुएशन आ जाए ए बी सी, और मेरे को ए की वैल्यू जो है एक से ज़्यादा जगह से मिल रही है, ध्यान से सुनना, ये ए मेरे पास दो जगह पे, एक जगह की जगह पे दो जगह हैं, और मेरे को यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है ए की, यहाँ से कंपेयर करके वो ए की वैल्यू 1 मिल रही है, और ए की वैल्यू 2 अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही है। ए की वैल्यू एक जगह से 1 मिल रही है, एक ए की वैल्यू 2 मिल रही है। तो अगर ये अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी तो हम इनको इक्वल नहीं कह पाएंगे, हम यहाँ पे इनको इक्वल नहीं कह पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि इसी में ही एक और बात ध्यान में रख के चलनी है कि अगर ऐसा हो जाए कि एक मैट्रिक्स, फिर वही बात आ जाती है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आंसर जो है, अब यहाँ से अगर हम चेक करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो ए की वैल्यू 2 आ रही है, और यहाँ से कंपेयर करते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है, यहाँ से ए की वैल्यू +-2 आ रही है। तो जो ए इक्वल टू 2 है, जो दोनों जगह से सेम आ रहा है, उसके लिए ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी, लेकिन जो -2 है उसको हमें वहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। -2 के लिए हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आए, नहीं मतलब -2 के लिए मैट्रिक्स हमारे पास जो है, ए की वैल्यू -2 के लिए मैट्रिक्स हमारी इक्वल नहीं होगी। एक और टाइप है 11th नल मैट्रिक्स, और इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। A matrix which is square or rectangular has its all elements 0। एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसे हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। एक ये एग्जांपल है, एक और एग्जांपल हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी ऑर्डर की ये हो सकती है। इसके सारे एलिमेंट 0 होंगे, और इसकी नोटेशन जो है ये O करके है, O, और यहाँ पे हम इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो ये हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इसके सारे एलिमेंट हमारे पास 0 होते हैं। ओके, अब हम ना एक्सरसाइज अपने पास NCERT की 3.1, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो सॉल्यूशन है इसका, जैसे मैंने बोला था कि जो ऑर्डर है वो m/n होता है हमारे पास। ये जो m है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और n जो है वो कॉलम को। और इसकी जो प्रोडक्ट है, ये भी बताया था कि जो प्रोडक्ट है वो नंबर ऑफ एलिमेंट देती है।
तो और हमें ये बात पता है कि रो और कॉलम फ्रैक्शन में हो नहीं सकते। तो अगर किसी के पास 18 एलिमेंट हैं, किसी मैट्रिक्स के पास अगर 18 एलिमेंट्स हैं, तो आप लोग ये देख लीजिए कि 18 की प्रोडक्ट कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्ट 18 बनती है। जैसे फर्स्ट फैक्टर होगा हमारे पास 1 × 18, 1 रो 18 कॉलम्स। नेक्स्ट इज 2 × 9, 2 रोज 9 कॉलम। 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2, 18 × 1। ठीक है, ये पॉसिबल ऑर्डर, जिन जो फैक्टर्स की प्रोडक्ट हमारी 18 आ जाए वो मेरे पास ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। जैसे ये अगर 18 एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के पास हैं तो उसके पास 1/18 का ऑर्डर हो सकता है, 1 रो 18 कॉलम। 2/9 का ऑर्डर हो सकता है, 2 रोज 9 कॉलम्स। 3/6 का हो सकता है, 3 रोज 6 कॉलम। 6/3 का हो सकता है, 6 रोज 3 कॉलम्स। 9/2 का हो सकता है, 9 रोज 2 कॉलम्स। 18/1 का हो सकता है, 18 रोज 1 कॉलम। सिमिलरली अगर उसके पास सिर्फ 5 ही एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स फैक्टर्स आर देयर, 1/5, 1/5 और 5/1, 1 × 5 एंड 5 × 1। सो 5 एलिमेंट वाले मैट्रिक्स के पास सिर्फ 2 ही ऑर्डर पॉसिबल है, 1 रो 1 रो 5 कॉलम, 5 रो 1 कॉलम। नाउ एक नेक्स्ट टाइप है इसी भी एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। मान लिया कि मुझे 2/2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्टेड 2/2 मैट्रिक्स Aij where whose elements are given by Aij equal to I plus 2j whole square, I plus 2j whole square divided by 2। तो मुझे एक 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। जो मैट्रिक्स है A, उसके एलिमेंट जो है वो I plus 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से दी जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रफ मैट्रिक्स को लिखूंगा। लेट द रफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 इज A11, A12, A21, A22। 2 रो हैं, 2 ही कॉलम है। ऑर्डर जो है इसका 2/2 का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनको हम कंपेयर करते दोनों को, इनको दोनों को, I की जगह पे 1 है, J की जगह पे 1 है, तो यहां पर मैं I की जगह पे 1 रिप्लेस करूंगा और J की जगह पे भी 1 रिप्लेस करूंगा। 2 + 1 3 स्क्वायर 9/2। नेक्स्ट एलिमेंट A12, I इज 1। I को देखोगे तो इसे कंपेयर करना है इससे, I इज 1। J हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे I को 1 से, J को 2 से। 2 × 2 4 + 1 5, 5 स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट मेरे पास एलिमेंट है A21। कंपेयर दोबारा इसे कंपेयर करेंगे हम लोग, तो I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो I को 2 से और J को 1 से, I को 2 से और J को 1 से रिप्लेस करेंगे। सो 2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 8। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट इज A22। So I is 2, J is 2, I will replace I/2 and J/2, 2 से रिप्लेस कर देंगे I और J को। So 4 + 2 6 स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 2 18। So ये वाली वैल्यूज जो है हम यहाँ पे वापस रख देंगे। नाउ द मैट्रिक्स A is given by A11 9/2, A12 25/2, A21 8 एंड A22 18। ये मेरे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है। जैसे मान लिया एक और क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, बीच में इक्वल का साइन है हमारे पास। फर्स्ट मैट्रिक्स इज, फर्स्ट एलिमेंट इज 2x 1 5 x + 2y 4 1 5 0। now order is same,
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं और इक्वल का निशान बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनको कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ x 2 है, 2 प्लस 2y इक्वल टू 0, सो 2y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो x की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास और y की वैल्यू मेरे पास -1। तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चन से 3.1 एक्सरसाइज से